सो हेलो एवरीवन। मेरा नाम है अमन चौधरी और आज हम जो असेसमेंट फॉर लर्निंग है अधिगम के लिए मूल्यांकन इस सब्जेक्ट के यूनिट नंबर 5 का आज हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो साथियों इसमें क्या है, कुछ टॉपिक्स हैं जो मैंने सेलेक्ट किए हैं जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके आगे जो टीचिंग लर्निंग के आपके एग्ज़ाम्स होते हैं उनके उनके तौर पे। तो इनके कुछ टॉपिक्स आप देख लेते हैं। सबसे पहला है सौहार्द। सौहार्द के विषय में आप इसके अर्थ से नहीं जान पाएंगे क्या इसका मीनिंग है। तो आप जब इसे डिटेल में पढ़ेंगे तब इसके बारे में जानेंगे। तो इसके कुछ टॉपिक्स हैं जो सौहार्द है, नकल करने का अर्थ क्या है, तरीके कौन क्या, उनके तरीकों को कैसे रोक सकते हैं हम, बैठक व्यवस्था क्या है, अनुमान जो आपकी गैसिंग है, इसका प्रभाव, और सबसे इम्पोर्टेंट जो है इस यूनिट का हमारा क्वेश्चन वो है कि जो वर्तमान हमारी परीक्षा प्रणाली है उसके गुण व दोष और परीक्षण संपादन। तो ये सभी टॉपिक्स को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसके साथ आपका जो यूनिट नंबर 5 है आपके अधिगम के लिए मूल्यांकन, ये आपकी कंप्लीट हो जाएगी। आप जो जो भी इस पे क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में या आपके कहीं भी पूछे जाएंगे तो आप इनके आंसर, आपको एक आइडिया हो जाएगा कि इस विषय के बारे में आप कितना जानते हैं। चलिए सबसे पहले सौहार्द। सौहार्द तो जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर किसी के विषय में आपको जानना है, किसी भी तथ्य के विषय में, किसी भी डेफिनेशन के बारे में आपको जानना है, याद करनी है, तो सर्वप्रथम उसके अर्थ जो शब्द होता है सौहार्द जैसे ही, तो इसके इसके शब्द से अर्थ बनाइए, इसको शब्दों में तोड़िए। जैसे कि सौहार्द, स हृदय, इसका अगर आप शाब्दिक अर्थ देखेंगे तो हृदय के साथ। तो इसका मतलब आप क्या हुआ कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं वो हृदय के साथ हो। जैसे कि किसी परीक्षण के संपादन के अंतर्गत इसका अर्थ परीक्षणकर्ता और परीक्षार्थी के बीच मित्र भाव स्थापित करना होता है। तो होता क्या है कि सवाल मतलब आप जो भी कार्य कर रहे हैं हृदय के साथ करें, आप उसमें भावुक हों, आप दूसरे की भावनाओं को समझें, दूसरे को एक मित्र की तरह देखें। जैसे कि मित्र का क्या करते हैं, अगर कोई किसी को प्रॉब्लम है तो उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, वो उसे डांटते नहीं, उसे नीचा नहीं दिखाते, उस पर क्रोधित नहीं होते, क्या करते हैं उसकी प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यही यही जो व्यवहार है जो दो मित्रों का आपस में होता है, वही एक टीचर और एक जो स्टूडेंट होता है उसके बीच होना चाहिए। जैसे कि जो परीक्षण होता है, जब आपका एग्जामिनेशन हो रहे होते हैं तो वहाँ जो आपके ड्यूटी कर रहे होते हैं आपके जो टीचर होते हैं और जो लर्नर होता है, जैसे कि आप पेपर दे रहे हैं, तो उनके बीच जो व्यवहार है वही सौहार्द, मतलब वही सौहार्द है। एक टीचर और एक स्टूडेंट के बीच जो व्यवहार है, जो मित्र भाव होता है, वही सौहार्द होता है। ठीक, इसके इससे क्या होता है, अगर मित्र भाव नहीं होगा तो इसके बारे में आगे जानेंगे कि अगर मित्र भाव नहीं होगा तो बहुत सारी परेशानियां आएंगी किसी न किसी को, हर हाँ, कक्ष निरीक्षक को भी आएंगी और जो कक्ष में बैठ के एग्जाम दे रहा है या पढ़ अध्ययन कर रहा है उसको भी आएंगी। तो देखिए, परीक्षा में दिए गए निर्देश, परीक्षार्थी के पास खड़ा होना, उनके पास समय बताते रहना उन्हें, या फिर किसी को नकल करने पर टोकना आदि का सबसे बुरा प्रभाव डालता है। ठीक, इन्हीं ही प्रभावों को कम करने के लिए परीक्षार्थी के साथ सौहार्द स्थापित करना अति आवश्यक है। क्योंकि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में होते हैं तो आपकी क्या होती है, टेंशन बहुत होती है, आपको माइंड पे प्रेशर बहुत होता है, तनाव होता है, आप भयभीत होते हैं, आपका आत्मविश्वास कम होता है, आप शर्मीले, झिझक, अपनी क्या कहते हैं पूरी अपने विचारों को अच्छे से प्रकट नहीं कर पाते। सोच यही सभी क्या होते हैं, ये सभी आपके जो एग्जाम में उत्पन्न आपके जो एनवायरनमेंट है, आपका जो वातावरण है वहाँ के, उसके डर, उसके जो परीक्षा का माहौल है उसकी वजह से ये सब दिक्कतें सामने आती है। अगर छात्र क्या है, अगर छात्र और जो हमारे शिक्षक हैं जो परीक्षा ले रहे हैं उनके बीच अगर मित्र भाव हो, अगर वो उसे थोड़ा कोऑपरेट करें तो ये सब दिक्कतें नहीं आएंगी। इसलिए ये सौहार्द जो है, रैपर्ट है नहीं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रैपर्ट, ये स्थापित करना जरूरी होता है। तो रैपर्ट की उपयोगिता क्या है, जैसा कि आपने जाना, अगर रैपर्ट स्थापित ना हो तो क्या क्या दिक्कतें सामने आएंगे। तो आइए उनके बारे में डिस्कस करते हैं कि ये किस तरह से हमारी मदद करता है, क्या क्या इसकी उपयोगिता है। नंबर एक, भय मुक्त करना। अच्छा, अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप कुछ भी सोचिए, इस स्लाइड को छोड़िए, पहले सोचिए कि जैसे आप एग्ज़ाम दे रहे हैं और आपके टीचर आपसे कहें कि रोहित आप खड़े होइए, है नहीं, या आपसे कुछ नाम लेके आपको पुकारें, तो आपको कुछ मित्र भाव लगेगा कि हाँ मेरे सर मुझे जानते हैं और मुझसे कुछ कहना चाह रहे हैं। तो जब भी आप किसी को नाम लेके पुकारते हैं तो अंदर से अच्छी सी फीलिंग आती है कि हाँ सर मुझे जानते हैं, या मेरे अध्यापक या फिर कक्ष निरीक्षक मेरे बारे में जानते हैं, तो एक अच्छा सा फीलिंग से आती है मित्र भाव की। तो क्या होगा, इससे क्या होगा, आपको भय मुक्त होगा
क्या होगा, आपको जो परीक्षा का डरावना माहौल है वो नहीं रहेगा। फिर दूसरा क्या होता है, आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए, जैसे कि आपने देखा होगा जब आप किसी परीक्षा में जाते हो आत्मविश्वास थोड़ा सा लो हो जाता है। जब आप सोचते हैं कि इतना सिलेबस था, मैंने इतना प्रिपेयर किया, तो क्या होता है, आत्मविश्वास थोड़ा सा नीचे रहता है। अगर आप अगर आपके कक्षा निरीक्षक आपके आपके साथ थोड़ा मित्रता से व्यवहार करें, तो क्या होगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। तो तो रैपट जो हमारा सौहार्द है, तो किसके लिए उपयोगी है, आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए। आप अपने आप को एग्जामिनेशन हॉल में बैठाइए, और आपको जो भी दिक्कतों का सामना हो रहा है वो सभी कैसे दूर हो सकती हैं, आपके टीचर के आपके साथ मित्र व्यवहार करने पर। जैसे कि आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, अगर आप टीचर आपके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो आपसे मित्र भाव से कुछ बात पूछेंगे, कुछ बताएंगे, या फिर आपके मतलब जो भी आपकी दिक्कत है उसे सोल्व करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि एकाग्रचित होने के लिए, अगर टीचर ही है, अगर आपको कोऑपरेट नहीं करेगा, आपको बीच बीच में खड़ा करता रहेगा, आपके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेता रहेगा, आपकी तलाशी लेता रहेगा, लगातार लगातार समय पर टाइम बताता रहेगा कि 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, तो आप होपलेस हो जाएंगे, आप अपने माइंड को एक जगह नहीं लगा पाएंगे। तो क्या होगा, आप एकाग्रचित नहीं होंगे। तो उसके लिए उनका मित्र व्यवहार या आपके प्रति अच्छा व्यवहार रहना बहुत आवश्यक है, तभी आप एकाग्रचित हो पाएंगे। उदासीन व्यवहार को कम करने के लिए, दोस्तों, जैसे ही आप जैसे क्लास में रूम में बैठे हैं, आपके टीचर आए, उन्होंने कोई इंप्रेशन ही नहीं दिया, बच्चे बैठे रह गए, तो क्या है कि अगर वो मित्र व्यवहार नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो उदासीन व्यवहार बना रहेगा। अगर वो आए, बच्चों आप सब कैसे हो, आज आपका महत्वपूर्ण इम्तिहान है, आप अपने सभी विचारों को अच्छे से प्रकट करें, अपना 100% दें, ऐसे 3-4 वाक्य बोलने से ही क्या हो जाता है कि बच्चों का जो व्यवहार है वो चेंज हो जाता है, सकारात्मक सोच रखने लगते हैं। स्वास्थ्य दृष्टिकोण के लिए, आपके टीचर हैं, आए कुर्सी पर बैठ जाएं, उठे ही नहीं, आपका चाय चाय आती रहे, टीचर चाय पीते रहें, आप पे कोई अटेंशन, आपका उनका कोई अटेंशन ही ना हो, बच्चे चीटिंग कर रहे हैं, करते रहें, तो क्या होगा, वह एक स्वास्थ्य दृष्टिकोण नहीं बनेगा। आपकी माइंड आपका जो आपके अच्छे विचार हैं वो ही नहीं आ पाएंगे आपके आसपास के एनवायरनमेंट को देखकर। तो क्या है, आपका स्वास्थ्य दृष्टिकोण के लिए भी ये सौहार्द होना बहुत आवश्यक है, सकारात्मक सोच को विकसित करने के लिए। अगर आपके टीचर हैं वो आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे, तो आप वहीं से आप समझ लें एंट्री कर रहे हैं क्लासरूम में, और आपके टीचर कहें इतने लेट क्यों हो गए, क्या बात रही, बाहर चले जाइए, आपका एग्ज़ाम है। अगर आपको ऐसी 3-4 बातें कक्षा में एंटर करने से पहले, क्लासरूम में एंटर करने से पहले मिल जाएंगी, तो आपकी सोच ही बदल जाएगी, आप नकारात्मक सोच में पड़ जाएंगे, और उसका प्रभाव आपके प्रश्न पत्र जो आपकी उत्तर पुस्तिका है, आज आप जब आप उसमें उत्तर लिखेंगे तो बहुत अलग प्रभाव रहेगा, नकारात्मक का आपकी तरफ झुकाव ज़्यादा रहेगा। परीक्षार्थी की हड़बड़ाहट को कम करने के लिए, ओबियसली बात है, जब हम एग्ज़ाम या परीक्षा देने जाते हैं तो क्या होता है, सभी को हड़बड़ाहट होती है कि मैंने कितना प्रिपेयर करना था, मैंने कितना किया है, और कुछ ना कुछ ऐसा सुनने को मिल जाता है परीक्षा परीक्षा का देते समय, कि जिसकी वजह से क्या होता है कि आपको हड़बड़ाहट सी होने लगती है, सभी को होती है, मुझे भी होती है। तनाव कम करने के लिए, एक तो वैसे ही बहुत ऊपर से प्रेशर होता है, ऊपर से टीचर का आपके साथ प्रति व्यवहार या कक्ष निरीक्षक जो है उसका व्यवहार अगर आपके साथ परीक्षा देते समय अच्छा नहीं रहेगा, तो आप और तनाव में आ जाएंगे। तो बच्चों, ये साथियों, ये आपके 8 पॉइंट थे, जो बताते हैं कि अगर सौहार्द या रैपट आप स्टेबलाइज करेंगे, स्थापित करेंगे सौहार्द, तो आपकी किन किन परेशानियों से जो शिक्षार्थी है, परीक्षार्थी है, तो वो कम हो जाएंगे। नंबर 1 कि आपको डर नहीं लगेगा, भयमुक्त हो जाओगे, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, एकाग्रचित आप फोकस करके एग्जाम दे पाओगे, आपका उदासीन व्यवहार नहीं रहेगा। स्वास्थ्य दृष्टिकोण, मतलब आप अच्छे से स्वास्थ्य रूप में सोच पाएंगे, आपकी सकारात्मक सोच होगी, परीक्षार्थी को हड़बड़ाहट नहीं होगी, और तनाव कम होगा। तो ये थी क्या थी, ये सौहार्द मतलब रैपट स्टेबलाइज, मित्र व्यवहार स्थापित करने की उपयोगिता थी। अगर कक्षा निरीक्षक अपने परीक्षार्थी या विद्यार्थी के साथ जो अपना अच्छा व्यवहार रखेगा, तो उससे क्या होगा कि एक सौहार्द की भावना विकसित होगी, और ये सब परेशानियां जो इसकी उपयोगिता हैं, ये सब क्या होंगी, नहीं होंगी, आप भयमुक्त नहीं होंगे, आत्मविश्वास नहीं होंगे। तो ये 8 पॉइंट आपको रिमेंबर करने हैं। और सौहार्द के लिए क्या है कि परीक्षणकर्ता तो परीक्षार्थी के बीच मित्र व्यवहार स्थापित करना, यही सौहार्द है। जो मित्र व्यवहार होता है परीक्षार्थी और परीक्षणकर्ता के बीच, यही मित्र व्यवहार क्या कहलाता है, आपका सौहार्द। तो आपने एक पॉइंट, ये हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नकल का क्या अर्थ है, प्रवृत्ति क्या है, इसकी क्या कौन सी प्रवृत्ति है, क्या नकल करना बस छात्र की कॉपी में से टीपना ही होता है, नहीं। देखिए, आइए जानते हैं। सभी परीक्षार्थियों का उद्देश्य परीक्षा में सफल होना होता है। अतः जो परीक्षार्थी सामान्य तौर पर इसमें सफल नहीं हो पाते या परीक्षण नहीं कर पाते, वे परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए कोई ना कोई हथकंडा अवश्य अपनाते हैं।
इन्हीं गलत साधनों का प्रयोग ही नकल करना कहलाता है। तो आइए हम देखते हैं कि नकल किस किस क्रियाओं को आप नकल के अंतर्गत रखेंगे। सबसे पहले क्या, निर्धारित अवधि से अधिक समय लेना। बच्चों, नकल करना बस यही नहीं होता कि अपने साथी की कॉपी में से टिप लेना या स्लिप पर्ची ले जाना, कोई स्लिप ले जाना, कोई टिप्पणी ले जाना, ये नहीं होता। इसके अंदर भी और कई सारी चीज़ें आती हैं जो नकल की श्रेणी में रखी जाती हैं। जैसे कि निर्धारित अवधि से अधिक समय लेना। आपने देखा होगा कि कुछ विद्यार्थी जो कहते हैं कि सर हमारा अभी नहीं हुआ है, हमारा नहीं हुआ है, साथ अपने कक्षा निरीक्षक से ज़्यादा रिक्वेस्ट करते हैं, तो उनके कक्षा निरीक्षक उन्हें थोड़ा बहुत समय दे देते हैं। वो भी एक नकल करने की आवश्यकता में उसमें इसके अंतर्गत आता है। जैसे कि आपके एग्ज़ाम बुकलेट बटी और आपकी जो रिंग होती है जिसके बाद हम लिखना शुरू करते हैं, एग्ज़ाम के जो आपके प्रश्न पत्र हैं वो पहले बढ़ जाते हैं। तो होता क्या है, अगर आप उसकी घंटी बजने से पहले ही आप उसमें लिखना शुरू कर देते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, आप चीटिंग कर रहे हैं। क्योंकि आप जो निर्धारित समय है 3 घंटे आपके जो एग्ज़ाम का, आप उससे पहले लिखना शुरू कर दिया, तो ये भी एक नकल की प्रवृत्ति है। पूर्व ज्ञान नेक्स्ट टॉपिक सेकंड है हमारा पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में क्या होता है कि कुछ बच्चे होते हैं जो विषय के एक्सपर्ट होते हैं, कि जैसे कि जो अपने पास्ट ईयर वालों से ये जिन्होंने वो एग्ज़ाम पहले ही दे रखा है, उनसे बात कर लेते हैं। उनसे बात करके पूछते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या आपके परीक्षा पत्र में आया था पिछले साल। तो उनसे वो आइडिया लगा लेते हैं। उनसे होता क्या है कि कुछ कई बार क्या होता है कि परीक्षक जो हमारे एग्ज़ाम बनाते हैं, एग्ज़ाम प्रश्न पत्र बनाते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो पिछले साल से ज़्यादातर कुछ क्वेश्चन कॉपी कर लेते हैं। और वही जो छात्र हैं, वो पिछले साल के बच्चों से पूछ के आते हैं कि आप क्या क्या एग्ज़ाम में कौन कौन से प्रश्न आए थे। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि कहीं ना कहीं प्रश्नों का उन्हें पता चल गया। तो ये भी क्या है, एक प्रकार की नकल है। या फिर आप इसे ऐसे भी ले सकते हैं कि जैसे कुछ बच्चे हैं जो किसी न किसी रूप से प्रश्न पत्र को निकलवा लेते हैं। आपके कहीं न कहीं से उन्हें प्रश्न पत्र व्हाट्सएप के ज़रिए या फिर कुछ ना ऐसे ही जो गलत साधन है उनके ज़रिए प्राप्त हो जाता है। तो ये भी क्या है, एक नकल है। जैसे कि आजकल सीटेट, यूपीटेट या फिर ऐसी जो प्रतियोगिता परीक्षाएँ हैं जो ऑफ़लाइन होती हैं, उनके प्रश्न पत्र कुछ परीक्षाओं के प्रश्न पत्र पहले ही व्हाट्सएप वगैरह पे सर्कुलेट हो जाते हैं। तो ये क्या है, एक प्रकार की नकल है। तीसरा है साथी की कॉपी देखकर नकल करना। जैसे कि होते हैं कि आसपास की जो सीटें होती हैं उन पे आप झाँक के, या कुछ बच्चे जैसे कि झाँक के आगे पीछे देख के उसमें से नकल करना होता है। तो ये जनरल फॉर्म तो सबको पता है। नंबर 4 है कि परीक्षा भवन में टिप्पणियाँ ले जाना। जैसे कि आप कुछ बच्चे करते हैं जिनको कुछ बातें याद नहीं रह पाती, तो क्या करते हैं, छोटी-छोटी स्लिप बना के ले जाते हैं। छोटी स्लिप एक जेब में रख ली, एक पॉकेट में रख ली, एक ऊपर वाली पॉकेट में रख ली, एक हाथ में रख ली। मतलब बहुत सारी जगह ऐसे करते हैं, वैसे मुझे तो नहीं पता। पर ऐसा करते हैं बच्चे। तो ये क्या है, ये सभी नकल करने की श्रेणी में आते हैं। क्या, अब एक बार रिवाइज कर लेता हूँ कि निर्धारित अवधि से ज़्यादा समय लेना, पूर्व ज्ञान रखना, और साथी की कॉपी देखकर नकल करना, परीक्षा भवन में टिप्पणी ले जाना। तो ये क्या थी, आपकी नकल की प्रवृत्तियाँ थी। आइए अब हम कुछ ऐसे तकनीकों के बारे में बात करते हैं जिनसे कि हम नकल को रोक सकते हैं। नकल को कैसे रोका जा सकता है। आप एक बार इस स्लाइड को मत देखिए और आप खुद ही सोचिए कि आप कक्षा निरीक्षक हैं और आप क्लास में एग्जाम ले रहे हैं। तो बताइए आप किस प्रकार बच्चों की नकल को रोकेंगे। सोचिए, एक बार सोचिए। आप एज्यूम करिए कि परीक्षा चल रही है, आप टीचर आपकी ड्यूटी लगी पड़ी है और आप देख रहे हैं कि बच्चे एग्जाम दे रहे हैं लेकिन चीटिंग भी कर रहे हैं कुछ बच्चे। तो आप उनको कैसे रोकेंगे। आपके दिमाग में आएगा कि जो बच्चा चीटिंग कर रहा है आप उसे निर्देश दें। आप उसको डांटें या फिर कुछ ऐसा कहें या फिर आंखों में इशारा करें उसे, ताकि अन्य परीक्षार्थी जो परीक्षा दे रहे हैं वो उनकी जो एकाग्र चित्त है, फोकस है, वो डिस्टर्ब ना हो। तो क्या है कि सर्वप्रथम आप उचित दूरी बनाएं। उचित दूरी पर जो बैठने की व्यवस्था है उनकी उचित दूरी पर करें। एक सीट से दूसरी सीट की दूरी इतनी हो कि वो आपस में एक दूसरे के झांक के या फिर ऊंचक उचक के या साइड में नहीं देख पाए। तो इससे क्या होगा, नकल कम होगी। अब सेकंड क्या अपना, कि 40 से अधिक विद्यार्थी ना हो। ये सही बात है कि अगर एक एग्ज़ाम हॉल में, एग्ज़ाम रूम में अगर 40 से अधिक विद्यार्थी या इससे भी ज़्यादा होंगे, तो टीचर को, जो एक कक्षा निरीक्षक है, उसको ड्यूटी करने में बहुत दिक्कत होगी। वो ज़्यादा स्ट्रेंथ होने की वजह से बच्चे ज़्यादा होंगे, तो उनको संभालना भी उतना ही कठिन हो जाएगा। सघन तलाशी ली जाए। आप जानते हैं कि कुछ बच्चे छुपा के स्लिप वगैरह परीक्षा हॉल में ले जाते हैं। तो इससे क्या होना चाहिए, इससे पहले कि एंट्री गेट पर ही इतनी अच्छे से तलाशी ली जानी चाहिए। जो स्लिप हैं, जो पेपर की पर्ची बना के बच्चे ले जाते हैं, वो सब पहले ही उनकी तलाश ली जाए, ताकि वो एग्ज़ाम हॉल में या फिर अपने कॉलेज या स्कूल के अंदर ही ना जा पाएँ। उड़ान दस्ते की व्यवस्था, जो आप फ्लाइंग बैच होते हैं, आप बीच बीच में कुछ ऐसे प्रशासन स्तर पर कुछ ऐसे नियुक्ति किए जाते हैं अधिकारी, जो आके इस कॉलेज स्कूल्स में या प्रतियोगिता परीक्षाओं में आके सबके सर्चिंग लेते हैं और उसमें जो पकड़े जाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होती है।
पेपर के 4 प्रतिरूप। आपने देखे होंगे आजकल की प्रतियोगिता परीक्षाओं में एक ही कक्ष में एक पेपर नहीं होता। एक पेपर तो एक पेपर एक टाइप के 4 पेपर होते हैं। मतलब क्वेश्चनों को जो आगे-पीछे उन्हें चेंज कर दिया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो आस-पास वाले बच्चे हैं, जैसे कि जो मेरे आगे-पीछे साइड में बैठे होंगे, उनके पास जो पेपर पहुँचेगा, उनमें क्वेश्चन के जो क्रम है, वो बदला होगा। तो इसमें मैं आसानी से उनसे बूझ नहीं पाऊँगा कि क्वेश्चन कौन-सा बूझना है मुझे। क्योंकि मेरे क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर 4th पे होगा, वो किसी दूसरे के पेपर में क्वेश्चन नंबर किसी और जगह पे होगा। तो मैं ऐसे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताओ, ऐसा कह के उससे क्वेश्चन आंसर नहीं पूछ पाऊँगा। जिस अगर ऐसा होगा तो मुझे उनसे ज़्यादा कहना पड़ेगा, जिसमें कि टीचर की निगाहों में मैं आ जाऊँगा। तो इससे क्या होता है, इससे नकल करने की प्रवृत्ति कम होती है। उचित निर्देश, पहले ही निर्देश दे दिए जाएँ कि जो बच्चा को चीटिंग करेगा, उसको प्रिंसिपल सर के पास ले जाया जाएगा। ऐसे कुछ जो परीक्षार्थी को जिनसे कि नकल करने से वो डरें, इस गलत एक अपराध है वैसे तो ये, हाँ, तो ये करने से वो डरें। तो उचित निर्देश पहले ही दे दिए जाने चाहिए। समय-समय पर तलाशी ली जा सकती है कि 1-1 घंटे पर आप जाके, अगर 3 घंटे का एग्ज़ाम है तो 1-1 घंटे पर, वरना तो अगर 1-2 घंटे का एग्ज़ाम है तो आधे-आधे घंटे पर उनकी जाके जो ब आपको सस्पिशियस लगते हैं बच्चे, उनकी जाके तलाशी ले सकते हैं। नकल एक दंडनीय अपराध है। इसके बारे में ही पहले ही सभी परीक्षार्थियों को अवगत करा देना चाहिए कि ये जो आप कर रहे हैं ये एक दंडनीय अपराध है। इसको करने पर आपको ये आपका उसमें सज़ा मिल सकती है। कक्ष निरीक्षक की पैनी नज़र, कक्ष निरीक्षक को बहुत अच्छी तरीके से जो आपके कक्ष निरीक्षक हैं, उनकी नज़र बहुत अच्छी होनी चाहिए। उन्हें पता होना चाहिए कि कौन-सा बच्चा सस्पिशियस एक्टिविटीज़ कर रहा है यहाँ, कौन-सा बच्चा यहाँ नकल कर सकता है। आप देख के ही पता चल सकते हैं कि जो बच्चा अपने लिख रहा है, आप सब पे क्या करें, नज़र बनाए रखें। कक्ष निरीक्षक की स्थिति, ये बहुत ज़रूरी होता है। अगर कक्षा निरीक्षक एक ही जगह खड़े होकर पूरी कक्षा परीक्षा जो परीक्षा हॉल है उसमें एक ही जगह खड़ा होकर पूरा अपना टाइम निकाल लेगा, तो उसे पता नहीं चल पाएगा कि उसके साइड में पीछे जो बच्चा है वो क्या करेगा। तो वरिष्ठ निरीक्षक को अपनी स्थिति बदलते हुए एक पैनी नज़र बनाए रखनी चाहिए, ताकि उससे पता चल पाए कि कौन कौन बच्चा नकल कर रहा है और उससे उस समय पर रोका जाए। तो ये क्या थे आपके नकल की आवृत्ति, प्रवृत्ति और उसे रोकने के तरीके। तो हमारा सेकंड टॉपिक भी कंप्लीट हुआ। आइए थर्ड टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सीटिंग अरेंजमेंट, ये बहुत 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 ज़रूरी चीज़ है। किसी परीक्षा के अंतर्गत सीटिंग अरेंजमेंट अगर सही नहीं है तो फिर वो परीक्षा किसी तरीके से सफल हो ही नहीं सकती। बैठक व्यवस्था, जैसे हम हिंदी में कहते हैं, बैठक व्यवस्था का तात्पर्य परीक्षार्थी को परीक्षण भवन में बैठने की व्यवस्था से है। बैठने की ऐसी व्यवस्था जिसमें परीक्षार्थी सामान्य स्थिति में रहे और परीक्षा का संपादन सही ढंग से हो। यही तो है भाई परीक्षा बैठक व्यवस्था है क्या, सीटिंग अरेंजमेंट, कि बच्चे किस प्रकार परीक्षा परीक्षा भवन में बैठ रहे हैं, उनकी जो विशेषताएं हैं वो उसके जैसे कि उचित दूरी बनाए रखना, ये सब ये किस में आती हैं, बैठक व्यवस्था में आती हैं। आप इसके इस तरह से लिख सकते हैं। तो तकनीक क्या है बैठक व्यवस्था की? शांतिपूर्ण माहौल, उचित वातावरण के प्रकाश की व्यवस्था। तो क्या क्या सिटिंग अरेंजमेंट में ऐसा होना चाहिए या बैठक व्यवस्था में ऐसा होना चाहिए जो एक अच्छा एनवायरनमेंट या वातावरण क्रिएट करे। हाँ, तो देखते हैं सबसे पहले क्या, शांतिपूर्ण माहौल। जो परीक्षा भवन होना चाहिए वो ऐसी जगह हो जहाँ शांतिपूर्ण माहौल हो, मतलब ट्रैफिक ना हो, या फिर कोई अनावश्यक एक्टिविटीज़ या आसपास में एक्टिविटीज़ ना हो रही हो, कुछ ऐसा डिस्टर्बिंग चीज़ ना हो जो बच्चों को उनके फोकस से हटाए। तो ऐसे क्या होना, शांतिपूर्ण माहौल होना चाहिए, उचित वातावरण प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए। जो हमारा परीक्षा कमरा है, परीक्षा हॉल है, तो उसमें क्या होना चाहिए, वेंटिलेशन होना चाहिए, ताज़ी हवा आ रही हो, प्रकाश की व्यवस्था हो, बच्चों को देखने में कोई दिक्कत ना हो। प्रशिक्षित वह समर्थक शीर्षक, ये टाइपिंग एरर है। तो क्या होना चाहिए, प्रशिक्षित, जो प्रशिक्षित कक्ष निरीक्षक हैं उनकी नियुक्ति की जानी चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई निरीक्षक ऐसे कि ऐसे किसी को बुला लिया कि नहीं आपने कक्ष निरीक्षक बन गया, आपको ये ड्यूटी देनी, नहीं, प्रशिक्षित हों। उन्हें पता हो कि परीक्षा देते समय विद्यार्थी को किन किन चीज़ों की आवश्यकता हो सकती है, किन किन चीज कैसे कैसे उसको कंट्रोल किया जाएगा। जो कक्ष होना चाहिए वो उचित आकार का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ज़्यादा बड़ा हॉल हो, उसमें आपने 50-60 बच्चे कर लिए, 70-80 बच्चे हैं, तो आप उनको कोऑपरेट नहीं कर पाओगे। तो क्या होना चाहिए कि उचित आकार का, जैसे 40 बच्चे हैं तो 40 बच्चों के आकार का हॉल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बड़े हॉल में 10-5 बच्चे बैठा के आप परीक्षा करा रहे हो। उचित फर्नीचर, कई बार होता है कि आप एग्जाम देने जाते हैं और आपके बेंच जैसे ही आप लिखना शुरू करते हैं चिर चिर, मतलब अच्छे से स्टेबल नहीं हो पाते। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, उचित फर्नीचर। फर्नीचर अच्छे से अच्छा होना चाहिए, गंदा ना हो, जिससे कि जो बच्चे बैठे तो उनकी कॉपियाँ और वो गंदे हो जाएं। सीटों की पर्याप्त दूरी, सबसे महत्वपूर्ण बात, सीट क्या होनी है, पर्याप्त दूरी पर होना चाहिए। जिनके लिए आप कई विधि हैं, जैसे कि समकोण त्रिभुज विधि, उसमें क्या होता है कि जो सीटों की जो पैटर्न होता है रखने का कक्ष में, तो वो कैसा होता है, समकोण त्रिभुज, एक इस कोने पे, एक इस पे, एक इस पे। निरीक्षक के बैठने की उचित व्यवस्था,
निरीक्षक के बैठने की उत्तरीय व्यवस्था वैसे ये एक पॉइंट ऐसा है कि जिसमें कि आप चेयर पीछे डाल सकते हैं, एक चेयर आगे डाल सकते हैं, मतलब कुछ एक्स्ट्रा चेयर हो जिसमें कि वो परीक्षक थोड़ी बहुत देर बैठ के आराम ले ले। वरना तो परीक्षा निरीक्षक की ड्यूटी ऐसी है कि वो निरंतर घूमकर पूरे कक्ष का जो हमारा ऑब्जर्वेशन है वो करता रहे। अच्छा, सफाई व्यवस्था कक्ष की सफाई व्यवस्था अति उत्तम होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि स्मेल आ रही है, कूड़ा कबाड़ा पड़ा है, कोई पेपर की स्लिप पहले से पड़ी है और आप किसी बच्चे को जाकर उठा के कि ये तुमने स्लिप फेंकी और उसे सजा देने लगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बैठक व्यवस्था की आवश्यकता व महत्व, तो हमने क्या भी अध्ययन किए कि बैठक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। अब बताइए इसकी आवश्यकता और उसके महत्व के बारे में हम जानेंगे। तो सामान्य स्थिति में रहकर परीक्षण देना, अगर बच्चों बैठक व्यवस्था सही नहीं हो पाएगी तो सामान्य स्थिति में आप बैठ ही नहीं पाएंगे, कभी आप कुछ डिस्टर्ब होगा, कुछ डिस्टर्ब होगा, तो सामान्य स्थिति में रहकर आप परीक्षण दे पाएंगे। असुविधा का सामना, अगर बैठक व्यवस्था सही नहीं होगी तो आपको अनेक असुविधाओं का सामना होगा। कभी कभी आपके पास कुछ शोर सुनाई देगा, कभी कभी आपको अनावश्यक कोई असुविधा उत्पन्न हो जाएगी, आपकी बेंच पे आप लिखते समय वो हिलने लगेगी तो आपकी राइटिंग सही नहीं आ पाएगी। आपके कक्ष निरीक्षक असमर्थ होंगे तो आपको कॉपी सही करके नहीं बांट पाएंगे, वो सही टाइम पे आपसे ले नहीं पाएंगे। हाँ, तो क्या होगा, ये सब आपको असुविधा सामने आएंगी। नकल ना होना, सबसे बड़ी बात, अगर आपकी बैठक व्यवस्था सुचारू रूप से होगी तो नकल नहीं होगी, कक्ष निरीक्षक को परेशानी ना हो। कक्ष निरीक्षक क्या कि जब वो ड्यूटी करेंगे तो अगर बैठक व्यवस्था सही नहीं हुई पाई, आसपास की चेयर्स आसपास हैं, तो क्या होगा कि उन्हें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा कक्ष निरीक्षक को। वातावरण अनुकूल होना चाहिए। वातावरण क्या रहेगा, अनुकूल कर रहने के लिए। ऐसा नहीं कि मतलब अगर बैठक व्यवस्था सही नहीं हो पाएगी तो क्या होगा कि बच्चे आपस में बात करने लगेंगे, पास पास कुर्सी चेयर्स वगैरह डल गई तो उससे क्या होगा, उससे उससे वातावरण अनुकूल नहीं रहेगा, आप फोकस नहीं कर पाएंगे जो आपको पढ़ना है या फिर उसमें अपने विचार प्रकट करने हैं। शरारती तत्वों पर अंकुश, तो क्या है कि कुछ अगर बैठक व्यवस्था सही नहीं है तो क्या होगा, जो कुछ शरारती बच्चे हैं, जो पहले से परिश्रम करके नहीं आए, पढ़ाई करके नहीं आए, उनका तो एक ही उद्देश्य है कि कक्षा परीक्षा में सफल होना किसी भी प्रकार से, तो क्या करेंगे, कक्षा में नकल करने की प्रवृत्ति को अपनाएंगे। लेकिन अगर बैठक व्यवस्था सही है तो वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। तो ये आपके कुछ टॉपिक्स थे, ये आपके पॉइंट थे जो आपके बैठक व्यवस्था के अंदर याद पढ़ने हैं। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इफेक्ट ऑफ गैसिंग। तो अगला हमारा टॉपिक है अनुमान के प्रभाव, इफेक्ट ऑफ गैसिंग। बच्चों आजकल आपने देखा होगा कि जब कुछ बच्चों को कुछ जो परीक्षा देते उस समय कुछ बच्चों को अगर आंसर नहीं पता है तो वो क्या करने लगते हैं, अनुमान लगाने लगते हैं। और अनुमान लगाने में क्या होता है कि वो इतना समय गंवा देते हैं कि वो अपने जो क्वेश्चन उन्हें आते हैं वो भी अटैम्प्ट नहीं कर पाते। तो ये एक गलत प्रवृत्ति है। अनुमान हमेशा नहीं लगाया जाता। अगर आपको थोड़ा बहुत उसके बारे में आता है तभी तो आप अनुमान लगाएंगे। लेकिन कुछ बच्चे क्या होते हैं, बिल्कुल पता नहीं है, क्वेश्चन का बिल्कुल पता नहीं है, फिर भी अनुमान लगाने बैठ जाते हैं, जिनके चक्कर में वो क्वेश्चन छोड़ देते हैं जो उन्हें आते हैं। तो ये क्या है, गलत प्रवृत्ति है। इसको रोकने के लिए कई सारी तकनीकें हैं, आइए उनके बारे में जानते हैं। नेगेटिव मार्किंग की जाती है ताकि बच्चे ज़्यादा ये तुक्का, जिसे आप हिंदी भाषा में तुक्का, जो अपनी देहाती भाषा है, आप उस तुक्के से बता देंगे कि अनुमान क्या है, एक तरीके से तुक्का। तो बच्चे अनुमान लगाने से, अगर आप उन्हें पता है सटीक उत्तर तभी देंगे। ऐसे तुक्का विधि जैसे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर आप कुछ भी टिक मार जाते हैं, तो अगर नेगेटिव मार्किंग हुई तो आप उसे ऐसा नहीं करेंगे। पहचान पदों के स्थान पर पूर्ति पद। अरे भाई, आपको अगर गैसिंग कम करनी है, अनुमान कम करना है कि क्वेश्चनों में, तो क्या करेंगे आप, ऐसे प्रश्न नहीं डालेंगे जिसमें कि गैस लड़े। जैसे कि पहचान पद जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उनके पे फिल इन द ब्लैंक दैट्स पुट हियर। तो थर्ड क्या है, मिलान प्रश्नों की संख्या के उत्तरों की संख्या अधिक करना। जैसे कि आप मैचिंग जो आपके वो होते हैं, मैचिंग होते हैं, तो उसमें क्या करना कि मिलान एक एक जो सारणी है उसमें कम तथा दूसरी में अधिक, जिससे कि होगा कि आप जो मिलान जो है वो उसमें गैस नहीं कर पाएंगे, अनुमान कम से कम लगेगा। बहुविकल्प प्रश्नों में विकल्प अधिक होने की, जैसे कि आप बस आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों में 4 विकल्प होते हैं, तो उसमें क्या होगा, आप विकल्प को बढ़ा सकते हैं जिससे कि बच्चे अनुमान नहीं लगा पाएंगे। अब 4 है तो 4 में बच्चे सोचते हैं कि ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, ये 2 में से एक लग रहा है और इसमें से ये हो सकता है। तो अगर आप उन्हीं 4 को करके बढ़ा के 5 कर दें, जिसमें कि एक लास्ट वाला आप इसमें से कोई नहीं डाल दें, तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, उसमें आप इन अनुमान नहीं लगा पाएंगे। तो एक बहुत अच्छी चीज़ है कि बहुविकल्प प्रश्नों में जो विकल्प हैं उनको अधिक करा जाए।
वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो होते हैं उनमें कोई क्रमबद्धता नहीं होनी चाहिए। वस्तुनिष्ठ प्रश्न जैसे कि आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हुए, आपने जो सेकंड, जैसे कि मानिए कि पहले वाले क्वेश्चन का आपका सेकंड ऑप्शन है तो आपने उस पर टिक किया, दूसरे में सेकंड है, तीसरे में सेकंड है, फोर्थ में सेकंड है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब टीचर को ये ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे क्वेश्चन ना बनाएं या फिर ऐसे विकल्प ना बनाएं जिसमें कि सभी विकल्प एक क्रम के सही हों, जैसे कि सेकंड नंबर के सभी विकल्प सही हों। उत्तर जो आपके असत्य असत्य क्वेश्चन होते हैं उसमें सभी आप सत्य डाल दें या सभी असत्य डाल दें, तो इस प्रकार का ध्यान रखा जाए। क्योंकि अगर आप क्वेश्चन जो परीक्षार्थी है वो देखेगा कि पहले में भी सत्य है दूसरे में सत्य है, तो तीन चार अगर एक साथ सत्य आ गए तो क्या करेगा, वो सोच लेगा, पैटर्न उसको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये सब सत्य ही होंगे, तो वो उसकी वजह से गलत होता है। अनुमान योग्य प्रश्न ही न पूछे जाएं। मतलब बच्चों से ऐसे प्रश्न पूछे जाएं जो अनुमान या फिर जिनमें उनमें ज़्यादा टाइम लगे, वो सोचने पर मजबूर हो जाएं, और जिसमें कि वो कोई लॉजिकल सोचे ही नहीं, बस कि ये वाला नहीं ये वाला हो सकता है, ये वाला नहीं हो सकता। तो ऐसे प्रश्न कम से कम पूछे जाएं, ऐसे सोचे जाएं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएं जिनमें बच्चे कुछ हल कर सकें। उन्हें डायरेक्ट आप अनुमान या तुक्का अगर उसका आंसर ना दे सकें। परीक्षक में उच्च श्रेणी की निर्णय शक्ति, परीक्षक जो होता है उसमें उच्च श्रेणी की निर्णय शक्ति, बुद्धि व अन्य गुण होने चाहिए। जो बच्चा जो जो आपके टीचर हैं जो पेपर बना रहे हैं उनमें उच्च श्रेणी की जो निर्णय शक्ति है, बुद्धि है, वो ऐसे गुण होने चाहिए। तभी तो एग्ज़ाम जो आपका प्रश्न पत्र है वो अच्छा होगा। तभी तो उसमें ऐसे क्वेश्चन कम होंगे जिन पे अनुमान ज़्यादा लगाया जा सके। हाँ, समय सीमा निर्धारित होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि प्रश्न पत्र की कोई सीमा ही नहीं है, बच्चे एग्ज़ाम देते जा रहे हैं और कुछ तो बच्चे अनुमान लगाए जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और एक इफ़ेक्ट ये हो सकता है कि आप उन बच्चों को प्राथमिकता दें, प्रेफ़रेंस दें, जिन बच्चों ने कम समय में पेपर को अटेम्प्ट किया है, जिनके मार्क्स अच्छे हैं और उन्होंने कम समय में किया है, तो उन्हें वरीयता दें। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं फुसफुसाहट, विस्पर। फुसफुसाहट से आप क्या समझते हैं? आपके जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएँगे वो इस प्रकार आएँगे। उनके बारे में अगर आप थोड़ा-सा पढ़ लेंगे, एक बार आपको आइडिया हो जाएगा, तो आप अपने विचारों को अपने आराम से आसानी से लिख सकते हैं। जैसे कि 2 व्यक्तियों के बीच धीमे स्वर में बातचीत करने पर जो ध्वनि निकलती है, उसे फुसफुसाहट कहते हैं। फुसफुसाहट कहते हैं। फुसफुसाहट दूर करने की आवश्यकता, क्या आवश्यकता है कि फुसफुसाहट होने दो? पर नहीं, इसकी कुछ आवश्यकता है, जो आपके एग्ज़ाम में पहले पूछी जाती हैं। आप एक बार इन्हें सुन लेंगे, बस सुनना ही है, तो आप इनके बारे में नॉलेज रखेंगे और अपने एग्ज़ाम में आपको जहाँ भी पूछा जाए वाह, वाह वगैरह, तो आप वहाँ से अपने विचारों को इनमें ये सब बता सकते हैं। बस एक आपको आइडिया होना चाहिए थोड़ा। क्या फुसफुसाहट दूर करने की आवश्यकता क्या है? शांतिपूर्ण माहौल नहीं रहेगा, अगर बच्चे आपस में थोड़ी-थोड़ी बीच-बीच ऐसे बात करते रहेंगे तो। अपने विचार को प्रकट करने के लिए, अगर फुसफुसाहट होती रहेगी, थोड़ी बहुत आवाज़ आती रहेगी, तो आप अपने विचार को अच्छे से प्रकट ही नहीं कर पाएँगे। आपको ये लगेगा कि बच्चे चीज़ें कर रहे हैं, हमारे क्लास सीनियर कैसे हैं, वो इतने समर्थ नहीं है कि क्लास को हैंडल कर सके। तो अपने विचार को अच्छे से प्रकट करने के लिए, सकारात्मक सोच रखने के लिए, शांतिपूर्ण व्यवहार में ही आपके अच्छे विचार आ सकते हैं। परीक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए, अगर बच्चे आपस में बातचीत करते रहेंगे धीरे-धीरे, तो परीक्षा व्यवस्था ही नहीं रहेगी। थोड़ी देर बाद वो थोड़े सब बहुत बातचीत करने लगेंगे, नकल एक तरीके से हो जाएगी। वो परीक्षा का जो मेन उद्देश्य है, बच्चों का मूल्यांकन कर, उन्हें उनकी कमियाँ-खामियाँ बताना, तो वही पूरा नहीं हो पाएगा। प्राप्त परिणाम को सफल बनाने के लिए, जो प्राप्त परिणाम होंगे उससे अगर वो बच्चे बातचीत कर कर या फुसफुसाहट कर कर आपस में क्वेश्चन शेयर कर कर, तब अगर ऐसे परिणाम आएंगे उनके परीक्षा के, तो वो परिणाम सफल ही नहीं होने के, क्योंकि उनसे उनका आंकलन करा नहीं जा सकता कि इस बच्चे ने कितना किया, क्योंकि उसमें तो चीटिंग हुई है। फुसफुसाहट ये ईश्वर वाला हुआ है। नकल रोकने के लिए अन्य परीक्षार्थियों की तंद्रा भंग होती है। अब आप 2 परीक्षार्थी हैं जो फुसफुसाहट कर रहे हैं, आपस में क्वेश्चन शेयर कर रहे हैं, क्वेश्चन आंसर, लेकिन जो विद्यार्थी अच्छे से फोकस करके पढ़ाई पढ़ाई कर रहे हैं, अपना आंसर उसमें लिख रहे हैं, उनकी क्या होगी, उनका फोकस ही नहीं रहेगा। वो देखेंगे कि बताओ, वो बच्चे हम मेहनत करके लिख रहे हैं और वो बच्चे आपस में टीप के जो चीटिंग करके अपना एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो वो क्या होगा, दूसरे जो सीरियस विद्यार्थी हैं उनका परीक्षा पर जो उनका एक तरीके से फोकस है वो भंग हो जाएगा। फिर वो इतने अच्छे से अपने विचारों को उसमें अपनी उत्तर पुस्तिका में प्रकट नहीं कर पाएंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, प्रेजेंट एग्जामिनेशन सिस्टम। तो हम क्या है कि राधा कृष्ण के नेतृत्व में स्थापित किए गए शिक्षा आयोग ने विश्वास के साथ कहा था कि यदि विश्वविद्यालय शिक्षा में हमें किसी एक सुधार को प्रस्तावित करना है तो वह परीक्षा में ही संभव है। क्योंकि राधा कृष्ण के द्वारा जो शिक्षा आयोग की स्थापना हुई थी, तो उन्होंने उसमें अगर विश्वविद्यालय की शिक्षा के बारे में एक ही सुझाव दिया
कि अगर हमें विश्वविद्यालय शिक्षा में कोई भी सुझाव करना हो तो सर्वप्रथम किस में करेंगे हम? परीक्षा प्रणाली में। क्योंकि परीक्षा प्रणाली अगर किसी का उद्देश्य ही ठीक कर दिया जाए तो उसे नीचे के जो उसके कार्य हैं, क्रियाएं हैं, वो सब ठीक करने पड़ेंगे, क्योंकि उद्देश्य पूर्ण करने के लिए तो शिक्षण कार्य होते हैं ये नीचे के। ठीक। तो वर्तमान शिक्षा प्रणाली का सबसे बड़ा दोष यह है कि इस शिक्षा प्रणाली ने शिक्षा को साधन व साध्य दोनों बना दिया। परीक्षा के लिए छात्रों को तैयार करना या विभिन्न विषय में उनका मूल्यांकन आज शिक्षा का उद्देश्य हो गया है। हमें ज्ञात होना चाहिए कि परीक्षा में उत्तीर्ण होना ही नहीं, बल्कि ज्ञानार्जन, ज्ञान को प्राप्त करना शिक्षा का ज्ञान ये एकमात्र साधन है, साध्य नहीं। आजकल की वर्तमान परीक्षा प्रणाली में ये बहुत बड़ा दोष हो गया है कि उन्होंने शिक्षा को साधन और साध्य दोनों बना दिया। लेकिन हमें क्या याद रखना चाहिए कि आजकल जो है शिक्षा का उद्देश्य केवल नंबर या मार्क्स या फिर मूल्यांकन करना ही नहीं है, अभी तो उन्हें ज्ञान अर्जन करना है। आजकल होता क्या है कि पढ़ाई इसलिए हो रही है ताकि आपके अंक दिए जा सके। नहीं, हमें बच्चों से अंक ज़्यादा अंक नहीं लिवाने हैं उन्हें, उनका कोई हमें रिजल्ट कार्ड बढ़ाना नहीं है, कितनी परसेंटेज इतनी परसेंटेज। हमें ज्ञान बढ़ाना है उनका, उन पे क्या होना चाहिए, उन्हें ज्ञानार्जन होना चाहिए। वास्तविक परीक्षा प्रणाली वही कही जाएगी जो छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि की सच्ची जानकारी देने में समर्थ है। ऐसी परीक्षा प्रणाली में विश्वसनीयता, वैधता, उपयोगिता निहित रहती है। विषय वस्तुत्व की भिन्नता के कारण विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को शामिल करना अति आवश्यक है। तो वास्तविक परीक्षा प्रणाली क्या है? अरे वही प्रणाली तो हमारी सबसे अच्छी होगी जिसके द्वारा प्राप्त जो हमें परिणाम मिल रहे हैं उनसे क्या है, उनकी जो उद्देश्य है शिक्षा का वो पूरा हो। और ऐसी परीक्षा प्रणाली में क्या होगी? विश्वसनीयता होगी, वैधता होगी, उपयोगिता निहित रहेगी। बच्चों होता क्या है, विषय वस्तु आजकल इतने सारे सब्जेक्ट हैं तो सबकी विषय वस्तु अलग है। कोई आपके प्रोफेशनल कोर्स हैं, कोई आपके आर्ट्स के, कोई साइंस, ऐसे मतलब विभिन्न विभिन्न सब सब्जेक्ट्स अलग हैं। तो किसी क्या है, सबकी विषय वस्तु अलग है तो सभी को समान प्रकार के प्रश्न नहीं दिया सकते। जैसे कि आर्ट्स में आपने देखा होगा कि ज़्यादातर प्रश्नों का आप उल्लेख, विचार कीजिए, प्रकाश डालिए, ऐसा आते हैं। लेकिन साइंस में ऐसा नहीं दिया होता, आप उन्हें प्रूफ कीजिए, उनके प्रयोग बताइए, एप्लीकेशन बताइए, इस प्रकार। तो क्या है कि विषय वस्तु के आधार पर उनके जो प्रश्न हैं वो प्रश्नों का स्तर, प्रश्न की प्रवृत्ति, ये सब चेंज होती रहती है। जिस प्रकार दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, निबंध वाले प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, तो इस प्रकार अलग अलग प्रश्न चेंज होते रहते हैं तो उनकी प्रवृत्ति चेंज होती है, जिससे कि तुलना करना थोड़ा कठिन हो जाता है आजकल की परीक्षा प्रणाली में। तो यही इनके क्या है, दोष और गुण है। आइए हम इनके दोष और गुणों को ब्रीफ मतलब विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले हम इनके जो गुण हैं वो पढ़ेंगे। प्रचलित परीक्षा प्रणाली के गुण। नंबर 1, प्रतियोगिता की भावना। आप देख रहे हैं आजकल कंपटीशन की भावना बहुत विकट है। मतलब किसी भी अगर एग्ज़ाम को दे रहे हैं तो उसमें कंपटीशन बहुत हाई लेवल का है। बच्चे एक दूसरे से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि वो क्या है, एक पॉजिटिव थिंग है। अगर परफॉर्मेंस प्रतियोगिता हो रही है तो उसमें क्या, बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा विषय वस्तु के अध्ययन करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्रिया करेंगे, अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, अपने विचारों को अच्छे से प्रकट करेंगे। तो क्या है, ये एक बहुत अच्छा गुण है। व्यक्तित्व का विकास। जब बच्चे आजकल की परीक्षा प्रणाली से क्या हो रहा है, व्यक्तित्व का विकास होता है, पर्सनैलिटी, ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा है बच्चे का। छात्रवृत्ति व सम्मान। जो आपकी पढ़ाई है उसमें क्या कहता है, पढ़ने के लिए आपको धनराशि और पुरस्कार दोनों सम्मान दिए जाते हैं। जो आपके प्रशासनिक स्तर पर आपको मुख्यमंत्री या अनेक योजनाओं के तहत छात्रवृत्ति मिलती है, जो हर एक लेवल पर आपको मिलती है। जहाँ आप स्कूल पे हों, यूनिवर्सिटी पे हों, आप रिसर्च कर रहे हों, किसी न किसी प्रकार से सरकार आपकी सहायता करती है कि आप आप उससे पढ़ें और ज़्यादा पढ़ें। सम्मान। जो बच्चे अच्छा परफॉर्म करते हैं आप उनको स्कूल लेवल पर, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं उनको सम्मान दिया जाता है स्कूल लेवल पर। प्रशासनिक स्तर पर भी उन्हें सम्मान किया जाता है। 26 जनवरी, 15 अगस्त पर उन्हें जो उन्होंने अपनी गतिविधियाँ करी हैं, एक्टिविटी करी हैं कॉलेज में, उनके लिए उन्हें सम्मान दिया जाता है। प्रशासनिक स्तर पर और सरकारी स्तर पर भी इन्हें सम्मान दिया जाता है। जो मेधावी छात्र होते हैं, जो जिलों की टॉप 10, आपने सुना होगा जब बोर्ड के रिजल्ट डिक्लेयर होते हैं तो जो टॉप 10 होते हैं या टॉप 3 होते हैं उनको मुख्यमंत्री द्वारा विभिन्न प्रकार के पुरस्कार वितरण किए जाते हैं। तो क्या है, आजकल की परीक्षा प्रणाली इन चीज़ों को प्रोत्साहन कर रही है, वो छात्रवृत्ति देती है, सम्मान कर रही है। अच्छा भविष्य। जो आजकल की परीक्षा प्रणाली है उसमें इतने सारे स्ट्रीम हो गए हैं कि आप साइंस ले सकते हैं, आर्ट्स ले सकते हैं,
आप कॉमर्स ले सकते हैं, कॉमर्स साइंस के अंदर जाएँ तो साइंस में इतने सारे सब्जेक्ट हैं कि क्या है कि आपके टैलेंट के अनुसार जो आपको अच्छा लग रहा है, आप उस सब्जेक्ट को सेलेक्ट करके उसमें अपना भविष्य बना सकते हैं। तो इसमें क्या है कि आपकी ज़रूरत नहीं, आपकी पसंद, आपको जिसमें आपको अच्छा लगता है वो सब्जेक्ट चुनकर आप उसमें अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। चिंतन की भूमिका, एक परीक्षा सभी के लिए। इसमें क्या है बच्चों कि परीक्षा तो एक होती है, जैसे कि आप आजकल के प्रतियोगिता परीक्षाएँ हो रही हैं या आपके जॉब्स के लिए जो परीक्षाएँ होती हैं, उसमें क्या होता है परीक्षा एक होती है लेकिन वो सभी का मूल्यांकन कर देती है। कितनी अच्छी बात है कि एक परीक्षा और सभी विद्यार्थियों का मूल्यांकन, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से हो, साइंस हो, कॉमर्स से हो, आर्ट्स से हो या फिर किसी राज्य किसी अन्य राज्य से हो। मतलब क्या होगा कि एक एक परीक्षा और सभी का मूल्यांकन, ये बहुत अच्छी बात है। सीखने का साधन, आप देखना चाहते हैं कि आप जो सीखना चाहें, जहाँ से आपको अगर बच्चा जैसे कि परीक्षा तो पढ़ते जाते हैं कि 5th क्लास में आपने ये सीखा, तो उत्सुकता बढ़ती है कि हम कुछ नया सीखेंगे, तो क्या है 6th क्लास में सीखेंगे, 6th में सीख लिया 7th में सीखेंगे। तो आपकी सीखने की प्रक्रिया कभी समाप्त नहीं होती। आप पीएचडी कर लेंगे तब भी आप रिसर्च, एमफिल, एमएससी, एमए, मतलब बहुत सारे सब ऐसे कोर्स हैं जिसमें कि आप जीवन पर्यंत सीख सकते हैं। तो क्या है, एक सीखने का बहुत अच्छा साधन है आजकल। आपके वहाँ सभी व्यवस्थाएं होती हैं, स्कूल हैं, कॉलेज हैं, प्रोफेसर हैं, आपके स्टडिंग मटेरियल्स हैं, लाइब्रेरीज हैं, तो आपको बहुत अच्छा साधन मिलता है आज की परीक्षा प्रणाली में। स्वयं का आकलन, आप स्वयं को एनालाइज कर सकते हैं कि मैं कितने क्या क्या मैंने सीखा, क्या क्या मैं क्या और सीख सकता हूँ, मेरी रुचि क्या है, अरुचि क्या है, किस में अच्छा विषय में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता हूँ। तो क्या समय का आकलन, आपको इसी प्रकार इन्हीं टॉपिक्स को हेडिंग्स बनाकर आप इनके बारे में अपने व्यू रख सकते हैं। बस बशर्ते ये है कि आप इन 8 पॉइंट को थोड़ा बहुत याद रखें। एक दो बार आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको बस आइडिया हो जाएगा कि हाँ किस किस टॉपिक्स के बारे में मुझे इस क्वेश्चन में लिखना है। आइए इन कुछ दोस्त भी पढ़ते हैं। तनाव और प्रेशर का स्रोत, जैसा कि आप जानते हैं एग्ज़ाम आते ही इतना सिलेबस आजकल का इतना बढ़ गया है कि जो बच्चे हैं वो इसे कोऑपरेट नहीं कर पाते। इतने सिलेबस को इतने कम टाइम में कवर करना ये सच में एक डिफ़िकल्ट टास्क है। तो क्या है कि बच्चों में तनाव रहता है, प्रेशर रहता है मार्क्स की बहुत वैल्यू हो गई है आजकल। सभी मार्क्स कितने परसेंटेज आए, तो इसमें क्या है मार्क्स ओरिएंटेड होती जा रही है ये कि आप कितने कि होना क्या चाहिए कि आपने कितना अर्जित किया, आपकी कितनी जो व्यक्तित्व का विकास कितना हुआ, आपका कितना ओवरऑल डेवलपमेंट कितना हुआ। लेकिन नहीं, उससे कम प्रेफरेंस दी जा रही है, उससे ज़्यादा प्रेफरेंस परसेंटेज या आपके मार्क्स दी जा रही है। स्वास्थ्य समस्याएं कैसे हो जाती हैं कि बच्चे जो हैं पूरे साल भर तो पढ़ाई की नहीं, लेकिन जब एंड में आके आपके एग्जाम्स आते हैं तो दिन रात पढ़ाई करते हैं, फिर उन्हें दिन रात का पता ही नहीं रहता। तो उससे क्या होता है उनकी स्वास्थ्य में समस्या आ जाती हैं। किसी को बुखार हो गया, किसी को नींद न आने की दिक्कत आने लगी, किसी को भूख बज गई, किसी को पेट खराब हो गया, किसी की आंखें में कोई दिक्कत आ गई। तो इससे क्या होता है स्वास्थ्य समस्याएं आ जाती हैं। आत्मविश्वास की हानि, आजकल मार्क्स जैसे मैंने कि पहले से टॉपिक बताया तनाव प्रेशर के, तो मार्क्स के ऊपर इतना फोकस करा जाता है कि उससे क्या होता है कुछ बच्चों के जिनके मार्क्स कम आते हैं या किस वजह से कम आ जाते हैं, हो सकता है कोई और कारणों की वजह से, ऐसा नहीं कि सबके परिश्रम कम करते हैं उसकी वजह से मार्क्स कम आते हैं, कई बार कुछ और दिक्कतें भी हो जाती हैं। तो उसमें क्या होता है उनकी आत्मविश्वास की हानि हो जाती है। अगर कोई बच्चा ज़्यादा पढ़ने वाला है और उसके मार्क्स कम आए और उसे सोसाइटी उसके बारे में जान जाए तो उसे बहुत गिलानी फील होती है, उससे आत्मविश्वास उसका गिर जाता है कि मैं ऐसा कैसे हो गया। तो ये आत्मविश्वास की हानि बहुत बड़ी दिक्कत है। आत्महत्या की ओर झुकाव, होता क्या है कि इन मार्क्स के उसमें आके बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं। भारत में लगभग कितने दिन हर एक स्टूडेंट एक दिन में सुसाइड कर लेता है, बताइए आप। तो ये बड़ा दोष तो है हमारी परीक्षा प्रणाली का। उसे कुछ ऐसा सुझाव करने चाहिए कि ताकि जिससे बच्चे सुसाइड का उसके बारे में सोचें ही नहीं, वो मार्क्स को इतनी इंपॉर्टेंस ना दें, या फिर आपका परीक्षा फल ऐसा हो जिससे कि आपको ऐसा लगे ही नहीं कि मैंने कुछ इतना हारा है। अरे सीखा ही तो है आपने पूरे साल भर, भले से आप किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति में रह गए पर आपने कुछ ना कुछ तो सीखा है। कुछ ना कुछ ऐसे हमारी परीक्षा प्रणाली में चेंज करने चाहिए जिससे कि बच्चे आत्महत्या की ओर ध्यान भी ना दें। बंधनों का टूटना, आजकल परीक्षा प्रणाली में कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि जो हमारे जो कि दो मित्र हैं आपस में पढ़ाई कर रहे हैं तो उनमें बीच में कंपटीशन हो जाएगा, उनकी फ्रेंडशिप टूट जाएगी, वो एक दूसरे से जेलसी की भावना रखने लगेंगे। तो क्या है कि बंधन टूट जाते हैं। आप अपने परिवार वालों को इतना टाइम नहीं दे पाते, अपने मित्रों के साथ इतना बाहर एक्टिविटी नहीं कर पाते, इतना ना गेम खेलते हैं ना कुछ वगैरह, आउटडोर गेम नहीं खेलते आप। तो होता क्या है बंधन टूट रहे हैं आजकल, क्यों परीक्षा प्रणाली जो है हमारी वो उसका कुछ इस प्रकार आजकल का रुख है कि वो
जो चैम्पियनशिप, जो फ्रेंडशिप, जो आपकी रिलेशनशिप जो है आपके फैमिली है नहीं, उनसे साथ आपका अटैचमेंट कम हो जाता है। आपको इतना टाइम आपके एग्जामिनेशन के लिए देना पड़ता है, डेडिकेटेड स्टडी करनी पड़ती है, तो उनके लिए बहुत कम टाइम आपको बच पाता है। औपचारिक परीक्षाएं, आजकल कुछ परीक्षाएं तो ऐसी हैं कि उन्हें बस फॉर्मेलिटी करनी है अच्छे से। हाँ, कुछ एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे से कराए जाते हैं, जो आपके कंपटीशन एग्ज़ाम है, कॉलेज एग्ज़ाम भी अच्छे से कराए जाते हैं, लेकिन कुछ परीक्षा ऐसी होती हैं जहाँ से नाम चाह के बस परीक्षा हो जाए और हमें बस परीक्षा फल वितरित करना है, इनका मूल्यांकन करना है। तो ये इसका बहुत प्रमुख दोष है। सच्चे परीक्षण नहीं। आजकल जानते हैं आप, परीक्षा प्रणाली में कितनी दोष हैं, कमियां हैं, परीक्षा ही अच्छे से नहीं हो पाती, चीटिंग होने लगती है। कई बार परीक्षा रद्द भी कर दी जाती है, और मतलब बहुत सारी कमियां हैं ऐसी, जिससे कि क्या होता है, सच्चे परिणाम नहीं निकलते। बच्चे चीटिंग करके एग्ज़ाम देते हैं। हाँ, एग्ज़ाम में ही कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं सिलेबस से आउट। तो कई सारी मतलब रियल लाइफ में, वास्तविक जीवन प्रणाली में भी ऐसी कई गलतियां होती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, सच्ची परीक्षा का जो परिणाम है वो सच्चा नहीं कहला सकते। आप उसके बेस पे नहीं कह सकते। अगर आप प्रतियोगिता परीक्षा में किसी के 100 में से 90 अंक हैं तो ये ब्रिलियंट है, हो सकता है उन्हें चीटिंग करके दिया हो। और आजकल ऐसे अखबार में, न्यूज़पेपर में आपने देखा भी होगा। तो ये क्या, सच्चे परिणाम पे आप पूरी आत्मविश्वास के साथ ये नहीं कह सकते कि आप ये 100% आपका जो परिणाम है इसके, वो इसके सही हैं। रुचिकर नहीं। कभी कभी क्या होता है ऐसा कि स्ट्रीम बदलने के चक्कर में, जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं जो मैथ में इतना अच्छे नहीं होते, लेकिन वो मैथ सब्जेक्ट ले लेते हैं, उनको ज़बरदस्ती मैथ दिलवा दिया जाता है, तो क्या था, आगे चलकर वो उन्हें इंटरेस्ट नहीं रहता। तो कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिससे कि बीच में ही जो आपके ये जो रुचिकर वाली बात है, जो रुचि उनकी बनी रहे, ताकि रुचि बनी रही कैसे, कि जब वो एग्ज़ाम या फिर प्रश्न आपके सब्जेक्ट्स हैं वो अपनी मर्ज़ी से चुनें, वो अपनी मर्ज़ी से। लेकिन ऐसा नहीं होता। अब जिनको साइंस में पढ़नी है तो उन्हें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों पढ़ना पड़ेगा। तो इसकी वजह से क्या है कि कुछ इसमें खामियां हैं। तो ये आपके इसके डिमेरिट्स हो गए, और ये आपके गुण हो गए इसके, और ये उसके बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज होगी। तो आप इससे क्या कर सकते हैं, एग्जाम में अगर आपका कुछ भी आएगा इस पर, तो आप इन तीनों टॉपिक्स को इसके बारे में लिख सकते हैं। आपको अच्छा, आप इस क्वेश्चन को अच्छा रिप्रेजेंट कर पाएंगे। अब आते हैं टेक्निक्स ऑफ टेस्ट कंडक्ट, परीक्षण संपादन की तकनीकें। किसी भी परीक्षण को संपादित करने के लिए परीक्षण को, टेस्ट को क्या होता है, 3 मुख्य सोपानों में बांटा जाता है। पूर्व परीक्षण सोपान, परीक्षण सोपान और परीक्षा उपरांत सोपान। उस सोपान का मतलब होता है बच्चों स्टेप, मतलब जो प्री स्टेप, जो फिर आपको परीक्षा में जो स्टेप होगा वो परीक्षा चलते हुए कंटिन्यूस, और फिर आफ्टर द एग्ज़ाम। तो ये 3 स्टेप होते हैं। पहला जो कि परीक्षा से पहले होता है, दूसरा जो परीक्षा के दौरान होता है, और तीसरा क्या होता है, जो परीक्षा के बाद होता है। आइए इन तीनों स्टेप्स के बारे में अच्छे से समझेंगे। पहला क्या, वो परीक्षा से पहले आप सोच रहे होंगे कि परीक्षा से पहले ऐसा क्या करना होता है, क्या स्टेप्स लेने होते हैं, या फिर क्या होता है उसमें। तो उसमें क्या होता है, प्रश्न पत्रों का निर्माण, प्रश्न पत्रों का निर्माण करना होता है, प्रश्नों का निर्माण करना होता है, परीक्षा केंद्र की व्यवस्था देखनी होती है, कक्ष निरीक्षकों की नियुक्ति, प्रशासनिक नियंत्रण। आप देखते हैं कि बेंच आते हैं तो उनकी नियुक्ति पहले की जाती है, कक्ष निरीक्षक की नियुक्ति एग्जामिनेशन से पहले होने लगती है, परीक्षा केंद्र व्यवस्था, प्रश्न पत्रों का निर्माण, ये सब क्या होता है, परीक्षा से पहले होते हैं। फिर सेकंड क्या है, परीक्षण सोपान, जो परीक्षा के दौरान होता है, जब आपकी परीक्षा चल रही है उस प्रकार की व्यवस्था, उसमें ऐसा क्या कैसे करानी चाहिए वो। तो वो क्या है, प्रश्न सोपान, मतलब जिस टाइम आपकी परीक्षा चल रही है उस टाइम के क्या स्टेप्स होते हैं। प्रश्न पत्रों का वितरण, सौहार्द स्थापित करना, नियमबद्ध संपादन, ये क्या है, ये ड्यूरिंग द जो आपके एग्ज़ाम है उस समय होते हैं। परीक्षा उपरांत क्या स्टेप्स होते हैं, आपके मूल्यांकन, गोपनीयता, परीक्षा फल का निर्माण, परीक्षा जो आपकी हो गई तो एक मूल्यांकन कराना उन सभी का, ये भी तो एक स्टेप्स है। उसके बाद गोपनीयता, कि वो कॉपीज़ हैं जो आपका मूल्यांकन है वो गोपनीय कक्ष शिक्षकों के द्वारा हो। ऐसा नहीं कि आपके जो कहीं से लोग बाग उसके बारे, कहीं जो आसपास के लोग उनके बारे में जान जाएं और उनसे मित्र व्यवहार दिखाकर मार्क्स अधिक लाने की वो प्रवृत्ति करें। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। परीक्षा फल निर्माण, फिर रिजल्ट्स कार्ड का निर्माण, जो आपके रिजल्ट हैं उनमें समय मूल्यांकन आपका अपडेट करना, तो ये सभी क्या है, परीक्षा उपरांत सोपान के बारे में। तो ये 3 आप इनके बारे में लिखेंगे। अगर आपको कुछ भी ऐसा आता है कि टेस्ट कंडक्ट के बारे में आपके टेक्निक्स क्या क्या है, तो आप इन तीनों बारे में लिखेंगे। तो यहाँ हमारी बच्चों, ये हमारी पीपीटी पूरी हो गई। आज हमने जो यूनिट 5 है इसका पूरा अध्ययन कर लिया है। अब इसमें से जो भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने सभी इसमें कवर किए हैं। अगर आगे कोई ऐसा भी आपका कोई एग्ज़ाम आता है तो उसमें आप जो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आप एक बार देख लेंगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा बेसिकली। फिर आपको इस यूनिट्स के विषय में कोई सा भी टॉपिक्स आए तो आप उसके बारे में अच्छे से लिख पाएंगे।
सो ठीक है, बाय बाय।